नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। जुलाई में होने वाली परीक्षा सीटेट में हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि सीटेट परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न आते हैं और हिंदी पेडागोजी को कैसे सॉल्व किया जाता है। सारी चीज़ क्रमवार जानेंगे। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है सीटेट में जिसमें हम लोग अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। सीटेट की परीक्षा में हिंदी का जो सेक्शन है 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर में 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका गद्यांश और काव्यांश होता है और 15 नंबर में पेडागोजी होती है जो कि बहुत सरल होती है। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी और गद्यांश और काव्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा जुलाई में होने वाली है। उसी में इसी तरह के डिट्टो इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। इस बार आप सीटेट की परीक्षा जरूर पास कर पाएंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इसी तरह हमारे इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें। बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि पेडागोजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो आपको मैं बता दूं कि पेडागोजी के लिए आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। केवल आप सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले पेडागोजी को सॉल्व कर लें। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। जब आपकी समझ बढ़ेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और उसमें फिर आप खुद से ही, आपको कुछ नहीं बताने की ज़रूरत होगी कि आपको पॉजिटिव वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड क्या है। आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खोज लेंगे। बस आपको थोड़ा सा ये है कि धैर्य बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सारी चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत सी बुक हैं कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा वो बर्डन हो जाएगा। तो आपको सारी मेहनत इसी में नहीं झोंक देनी है। इसके बाद आएगी परीक्षा आपकी सुपरटेट की, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी और हिंदी के और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीटेट जुलाई में होने वाली परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इसी तरह हमारे इसी चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें और क्लास को देखते रहें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 4 हिंदी वैकल्पिक, ठीक है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि गद्यांश को नहीं देखते हैं, क्वेश्चन देख को लगाने लगते हैं। एक बार आप पढ़ लो भाई, 2-4 मिनट लगेगा। 2-4 मिनट में आप रीड कर लो क्या लिखा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को फॉलो करो तो कभी गलत नहीं होगा। देखें क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु, बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल में भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। ये ब्लैक कलर का कर दिया, इसका मतलब है इसके क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर ऐसे
पर हितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन का उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार सार्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखें, पहला आपका क्वेश्चन है, अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ आया था। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। कह रहा है कि ये जो वाक्य को 4 खंडों में बांट दिया गया, इसमें किस वाक्य में अशुद्धि है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो खा नंबर आप देखिए, यहाँ पे लिखा देखो, ऐसे विचार अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं सज्जन मनुष्यों के। तो जब सज्जन की बात हो गई है तो मनुष्यों की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि सज्जन भाई कौन होगा, सज्जन तो मनुष्य ही होगा ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सज्जन के साथ मनुष्यों की चर्चा नहीं होगी, तो सज्जन के साथ मनुष्यों का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपका ये खा नंबर क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट, ये विकल्प नंबर ए आपका देख लीजिए कायदे से। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लीजिए, ऐसे विचार अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं, ये तो एकदम क्लियर है। इसी में कुछ गड़बड़ी होगा भाई, चीज़ें नहीं अगर एक बार में नहीं आ रही कि अरे सज्जन मनुष्य की ये तो सही लग रहा है, तो आप और विकल्प चेक कर लीजिए। देखो, सज्जन के साथ मनुष्यों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सज्जन तो मनुष्य ही होगा ना। तो कहा जाता है कि सज्जन के साथ मनुष्य का जो प्रयोग है वो अनुचित होता है, इसीलिए आपका खा नंबर जो है ये बिल्कुल गलत है। इसी पैसेज का अगला क्वेश्चन देखें, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। विकल्प है सद्गति, सत्क्रम, सत्यवादी, डी सद्गुण। तो आप हिंदी में ग्रामर में आपने प्रत्यय और उपसर्ग खूब पढ़ा होगा। तो आप देखिए, सद्गति, सत्क्रम, सद्गुण, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें सारे में क्या जुड़ा हुआ, उपसर्ग जुड़ा हुआ। सत्यवादी में आप देखें तो क्या है, ये वादी, देखें ना यहाँ पे वादी, ये क्या है, प्रत्यय है। बाकी सब में क्या है, सद्गति में उपसर्ग है, पहला वाला सत, सत्क्रम में सत, सद्गुण में सत, और इसमें क्या है, सत्यवादी में क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, सद्गति, सत्क्रम, सद्गुण में क्या जुड़ा हुआ, उपसर्ग, और उसमें क्या है, वादी शब्द क्या है, प्रत्यय, इसलिए इसमें क्या है, ये भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द। इसमें तो देखना भाई, निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। कितना सरल है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना है। कह रहा है कि उपसर्ग भी बताना है और आपको प्रत्यय भी बताना है। ठीक है, तो लास्ट में आप देखेंगे क्या लिखा है, आध्यात्मिकता। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे आध्यात्मिकता बोलेंगे तो इकता, तो इकता आ गया आपका, क्या आ गया, प्रत्यय आ गया। और उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि। आप बोल के चेक कर लेंगे तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, आप देखेंगे आपने अभी पूरा पढ़ा है ना, तो उसमें लिखा है ऐसे सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। कैसे बी नंबर, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें, आनंद में जीवन जीते रहें, अमूल्य मानव जीवन से शिक्षक रहें। ये तीनों आपके उसमें है ही नहीं पैसेज में। उसमें लिखा है सेवक वृत्ति अपनाकर, मतलब सेवा करके किसी की परहित करते रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे, ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते रहेंगे। तो ये विकल्प ए वाला आपका एकदम से करेक्ट है। अगला देखें, कठोर सत्य किसे कहा जाता है।
आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज उसमें दिया है आपको कि आप अमर कैसे रहते हैं, आप अच्छे विचार कैसे अपना सकते हैं, सारी चीज़ दिया है। तो आप जब पैसेज को रिलेट कर पाएंगे, इतना कुछ पढ़े हुए हैं, जब रिलेट कर पाएंगे तो आपको बार बार पैसेज को देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा कठोर सत्य क्या है, जीवन में आप बताइए कड़वा सत्य क्या है या कठोर सत्य क्या है? शरीर का नश्वर हो जाना, भौतिक संसार की तुच्छता नहीं होगा, भावनाओं में नियंत्रण कर पाना नहीं होगा, निकट संबंधी का अस्थायी प्रेम, ये सब कुछ नहीं दिया। भौतिक शरीर की नश्वरता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगला क्वेश्चन देखें, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो विकल्प में देखें, आप जब उसको पढ़ेंगे देख लेंगे, इसमें भी देख लें। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, ये तो साफ साफ सही है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, ये नहीं। विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, नहीं भाई, ये अच्छे कर्मों के नाम से अमर कर लेना। कितना सरल आपका पैसेज है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। उसमें लिखा था ना कि कैसा भाव होना चाहिए, निस्वार्थ। और आपका एक क्वेश्चन भी आया निस्वार्थ का अपोजिट, आपको अपोजिट पूछा जाएगा तो आपके ही पैसेज पे ही पूछा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। पैसेज को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, कितना सरल है। आप विकल्प को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो भाई सही है। अगला क्वेश्चन देखें, धर्म के आचरण का उद्देश्य है क्या है? धर्म, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, ये कुछ भी नहीं। कर्म की आस्था, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ये पूरा जो पैसेज ये कर्मों पे डिपेंड है। ठीक है, उसमें कह रहा है सत्कर्म करके आप अमर हो सकते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो ये आपका जो गद्यांश है उसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पद्यांश में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको बहुत सरल तरीकों से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब आगे हम पद्यांश के क्वेश्चन देखेंगे। एक बार पद्यांश को जल्दी जल्दी हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। यहाँ पर देश को सबसे ऊपर रखा गया है। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से कह रहा है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान मतलब कठिनाइयों को क्या किया, अपने पद तल से कुचल दिया। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिसे और बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के बसिंदे हर चरण हमारा है बादल। पढ़ लिया। अब देखें क्वेश्चन, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का क्या भाव है? अभी ये तूफान आया था ना, अभी विकल्प में आप एकदम सरल तरीके से खोज पाएंगे। विकल्प देख लीजिए, कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ, आंधियाँ। आंधियाँ तो होगा नहीं, लड़ाइयाँ तो होगा नहीं, आक्रमण थोड़ा सा, आक्रमण सही है लेकिन यहाँ पे आक्रमण की बात नहीं होती। कठिनाइयों के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कठिनाइयाँ। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके देखिए, अंडमान से कश्मीर है भारत में, क्या है? अंडमान से कश्मीर अपने भारत में क्या है भाई? बलिदानी राज्य है, क्रांतिकारी राज्य, निकष्टर राज्य? नहीं भाई, दूरस्थ राज्य है, दिया गया था उसमें। अगला क्वेश्चन देखें, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। तो आप देखें शुभ कार्य होते हैं। आपने अभी पढ़ा है पैसेज को, पैसेज नहीं काव्यांश को। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पैर शब्द पैर का समानार्थी पद है, पग भी है, चरण भी है, ये नौ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम
पहले ही कर दिया, चाहे जितना विविधता आ जाए, देश राज सारी चीज़ें अलग हो जाए, लेकिन हम क्या है, भारतीय है। पहले दूसरे लाइन में दी बताया गया कि हम क्या है, भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखें, समास की दृष्टि से फेस शब्द से भिन्न है। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये सारे समास कैसे हैं, द्वंद्व समास है। इसमें क्या छिपा होता है, और अब चौथा विकल्प देखेंगे तो अपनी अपनी, तो ये एक ही जैसे वर्ड है, ठीक है, ये द्वंद्व समास नहीं होगा। मिलना जुलना, मिलना और जुलना, खान और पान, रहन और सहन, ये तीनों क्या है, द्वंद्व है, लेकिन अपनी अपनी क्या है, ये समास की दृष्टि से भिन्न है, तो ये अलग हो जाएगा, इसमें आप लगा सकते हैं। क्लियर। अब अगला, अभी तक हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग पेडागोजी के 15 क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। जांच सूची, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट आया था, तो पोर्टफोलियो में आपको पता होगा कि इसमें विद्यार्थी का पूरा प्रगति प्रलेख होता है। तो पोर्टफोलियो में क्या करना है, कैसा स्टूडेंट है, सारी चीज़ें दी हुई होती है, तो ये पोर्टफोलियो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर कोई बालक पढ़ रहा है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसकी गति, तुम स्पीड से पढ़ रहे हो, नहीं होगा। अक्षर ज्ञान, प्रवाह, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ वो समझ रहा है कि नहीं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। जब बच्चा लिखना सीख जाता है तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है, क्योंकि चीज़ों को तो वो पढ़ लेता है, लेकिन ये है कि फिर उसको वो अपने विचारों में पिरो कर लिखता है, तो ये विचारों की अभिव्यक्ति। अच्छा, ये वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, ये भी सही लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो चौथा आपका जो विकल्प है वो सबसे तगड़ा है, इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला विकल्प, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। बात है प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो लेखक से उनका क्या मतलब होगा, भाषा के विविध गद्य साहित्य से क्या मतलब होगा, उनको क्या मतलब होगा, भाषा की विभिन्न रंगतों से मतलब होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए। स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। भाई बहुभाषिक कक्षा में बहुत भाषा के बच्चे हैं तो फिर मातृभाषा के प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, टीचिंग प्रोसेस में ये बताया गया है आपको कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप अपनी मदर टंग का प्रयोग करते हैं तो उससे बच्चे ज़्यादा कैच करते हैं, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज पे, रीजनल लैंग्वेज पे जुड़े हुए होते हैं, तो ये स्वीकार किया जाना चाहिए। ये विकल्प आपका एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, शिक्षक का भाषा का ज्ञान, सेकेंड में भाषा का समृद्ध परिवेश, सी नंबर संचार माध्यमों का प्रयोग, डी नंबर अभिभावकों का साक्षर होना। अभिभावकों का साक्षर होने से क्या मतलब है भाई, संचार माध्यमों का प्रयोग, इससे क्या मतलब है, भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो क्या है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, परिवेश है ना, भाषा का समृद्ध परिवेश। को परिवेश देखो लैंग्वेज में क्या है, अगर कहते हैं ना, जैसे आप जब कभी अंग्रेजी सीखने जाते हैं ना, बहुत सी क्लासेस चलती है स्पीकिंग, तो टीचर्स कहता है कि आप घर पे जाना तो आप हिंदी मत बोलना, आप अंग्रेजी ही बोलना। तो क्या है, वो आपको जब स्पीकिंग की क्लास लेता है तो वो 3-4 घंटे का वो माहौल क्रिएट कर देता है कि सारे लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। तो क्या हो चाहे, भाषा का समृद्ध परिवेश मिल जाने पे सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो विकल्प ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से देख लेना, सही नहीं है।
देखें भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये तो भाई सही है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये विवादित क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपका गलत है। जो भाषा कौशल है एक ही क्रम में नहीं सीखा जा सकता, इसका एक क्या होता है, बाकायदा एक क्रम होता है, तो इसलिए ये वाला विकल्प गलत है, ठीक है, सही नहीं है। अगला देखें, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, त्रुटियों का अर्थ भाषा ज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा पड़ाव है। ए नंबर देखें, त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, कह रहे जो गलती हो रही है वो भाषा की अज्ञानता है, तो ये वाला उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। पहला, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। दूसरा, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। जब आप कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं तो जब आप उसको अपनी किताब की लैंग्वेज को छोड़कर जब उसको आप अपनी लैंग्वेज में सुनाते हैं, रीजनल लैंग्वेज में सुनाते हैं, जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो चीज़ वो दादी माँ की कहानियों जैसा सुनते हैं और उसको जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, नहीं भैया जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। जब किसी को कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेट करिए, आप बातचीत करिए लोगों से, आप हिंदी में बात करिए, अंग्रेजी में बात करिए। तो किसी को भाषा को सिखाना है तो सबसे ज़रूरी है कि बातचीत करना। तब विकल्प बी नंबर आपका एकदम से सही है। देखो ज़रूरत नहीं पड़ रही है सारे विकल्प को पढ़ने की, वही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत सरल है, केवल कुछ लोग उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो चीज़ों को आप पारदर्शिता से समझिए, वो चीज़ें सरल हैं और इस बार आपका सीटेट परीक्षा पास करने का सपना पूरा हो जाएगा। जल्दी से आप सीटेट परीक्षा पास कर लीजिए, उसके बाद आपको जुलाई अगस्त में वैकेंसी देखने को मिलेगी। और हमारी कोचिंग मतलब आपकी कोचिंग ये दावा करती है कि हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री, वो आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। जो प्राथमिक स्तर पर कहते हैं ना भाई 1 से लेकर 5 तक वाले बच्चों को भाषा सीखने सिखाने का क्या मतलब निकलता है। साहित्य की, भाई 1 से लेकर 5 तक का बच्चा साहित्य की रचना तो करना ही लेगा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो कर नहीं पाएगा, वर्णमाला सीखना, सारी चीज़ें। भाषा का प्रभावी प्रयोग करने का मतलब हो जाए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ क्या हो जाएगा, भाषा का वो प्रभावी प्रयोग कर पाएगा, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ठीक है, एक है आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से लैंग्वेज को परिभाषित किया, उसकी मैं वीडियो एक डाल दूंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। समाचार पत्र है, बाल साहित्य है कि पत्रिका है कि पाठ्य पुस्तक है। अरे भैया प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो बाल ही साहित्य तो पढ़ेंगे, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या आधार है, भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। पहले ही बताया गया था कि सीखने और भाषा को अर्जित करने का मुख्य अंतर आधार क्या है, भाषा परिवेश। आप जिस परिवेश में रहेंगे, जो लैंग्वेज वहाँ बोली जाएगी, वही आप लैंग्वेज परिवेश की वजह से आप सीख लेंगे। आप कितों अंग्रेजी सीख के आइए और आपको अगर घर का माहौल अगर
वो वाला नहीं मिलेगा तो आप अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे, आप हिंदी में। तो परिवेश का, वातावरण का, आनुवंशिकता का, जन्मजात का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए भाषा परिवेश सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हिंदी पेडागॉजी की क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह हमारे और आपके इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्ज़ाम से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को, अर्थात आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।